हाँ जी, करंट और वोल्टेज अगर सेम फेज में है तो ये रजिस्टिव सर्किट, कौन सा सर्किट है भाई? रजिस्टिव। पढ़ा है ना जी? करंट और वोल्टेज अगर सेम फेज में जा रहा है तो सर्किट क्या होता है भाई? रजिस्टिव सर्किट। तो पहले आइडेंटिफाई करना था, मतलब एक्स क्या है मेरा? रेजिस्टेंस। एक्स क्या है भाई? रेजिस्टेंस। दूसरा केस, सेम वोल्टेज आ रही है वाई डिवाइस में, वाई डिवाइस में सेम वोल्टेज आ रही है जी, और सेम करंट आ रहा है। सेम वोल्टेज सेम करंट। और क्या कह रहा है जी? करंट लीड्स, बट इट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय पाई बाय 2। मतलब करंट लीड कर रहा है, आई लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। करंट इधर, वोल्टेज कैपेसिटर में ही होता है ऐसा तो भाई। करंट लीड किस में करता है जी? कैपेसिटर। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है और कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा जी? मुझे डिवाइस पता लग गया। वाई क्या है भाई? कैपेसिटर। वाई क्या है भाई? समझ आ गई बात जी की नहीं? आर जो आएगा वही एक्स ही आएगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम है दोनों केस में। इस केस में वैसे एक्स ही निकलेगा, इस केस में क्या निकलेगा जी? और दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों में अप्लाइड वोल्टेज सेम है, करंट भी सेम है। दोनों में अप्लाइड वोल्टेज सेम है और करंट भी सेम। ये जी समझ आ गई बात जी की नहीं? कितना आ रहा है जी रेजिस्टेंस? 440। वही एक्सी भी इसके बराबर आ गया। हाँ जी, पहला तो पार्ट यही था, एक्स और वाई को आपने क्या करना है जी? डिवाइस आइडेंटिफाई करने थे। डिवाइस आइडेंटिफाई कर लिए तो क्या हुआ जी? वो एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। ठीक है जी। सेकंड, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन सेम वोल्टेज इज अप्लाइड, व्हेन जब इन दोनों को सीरीज में लगा दें। जब इन दोनों को सीरीज में लगा दूं, आर सी को सीरीज में लगा दिया जी हमने, तो जेड निकालना पड़ेगा। जेड क्या होता है भाई? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। करंट निकालना है हमें, तो क्या आ गया भाई? ये जेड कितना आ गया? 440 का स्क्वायर प्लस 440 का स्क्वायर। 440 बाहर चला गया, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 440 इंटू रूट 2। जेड क्या आ जाएगा? 440 इंटू रूट। आई इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय जेड आ जाएगा। सेम वोल्टेज अप्लाई हुई है जी, तो आई क्या आ गया भाई? 220 डिवाइडेड बाय 440 रूट 2। 0.5 बाय रूट 2 आ गया। 0.5 बाय, समझ आ गया जी? चलिए जी आगे। अगला क्वेश्चन आसान है जी, वो कर लेना है। अब आ जाओ 32 नंबर पे, जल्दी से फटाफट करके दिखाओ 32। इसके बाद हमारा एक वॉटलेस करंट रह गया था, हमारा पावर फैक्टर तक हुआ है ना जी, और एनर्जी वाला टॉपिक रह गया। फिर ईएम वेव चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा सेकंड बुक से। सर कितने चैप्टर है उसके? ईएम वेव का तो एक सेकंड बुक में। देखो हमारा टारगेट तो ये है कि अब नेक्स्ट वीक सेमीकंडक्टर या ड्यूल नेचर में से कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ठीक है जी। के बाद हाँ, सेकंड बुक में पहले इजी इजी वो तो चैप्टर, लास्ट कराओगे ना, लास्ट में वो जो बड़ा चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स तो लास्ट में कराऊंगा। तो वो भूल जाते हैं चैप्टर। हाँ, वो तो बाद में रहेगा। ये तो एग्जाम के बीच में चलता रहेगा, जिसका कोई चैप्टर रह जाएगा उसको मैं दोबारा करा दूँ, वो टेंशन मत लेना। इसकी 4 चैप्टर तो ये फटाफट हो जाते हैं। अब दोबारा मतलब इनमें तो फॉर्मूला ही होंगे ना। नहीं, इसमें ज्यादा थ्योरी तो नहीं है, पर बस ये है कि सेमीकंडक्टर पूरा थ्योरी का चैप्टर, वही ऐसा चैप्टर है जिसमें से न्यूमेरिकल कम आता है बोर्ड में, क्योंकि 7 नंबर का चैप्टर है वो। ठीक है जी, बाकी करवा देंगे वो वाला रे ऑफ पहले, पर मैं 4 चैप्टर ये हो जाएंगे आपके सितंबर 20-22 तक, पहले सितंबर तक 4 लास्ट चैप्टर 4 चैप्टर। वैसे तो एक एक दो दो लेक्चर के हैं। ड्यूल लेक्चर 2 लेक्चर का है जी, एटम 1 लेक्चर का है, न्यूक्लियस 1 लेक्चर 1.5 लेक्चर का है। पीछे से कुछ कनेक्शन है या फिर सच में ये एक लेक्चर है? 11th में पढ़ा होता है ड्यूल नेचर, लैम्डा इज इक्वल टू सी, सी जो वेलोसिटी का फार्मूला न्यू लैम्डा, फोटोन केमिस्ट्री में, बोहर मॉडल केमिस्ट्री का आती है। 11th की हाँ, केमिस्ट्री आती है। केमिस्ट्री से है बस। हाँ जी, चले आगे जी जल्दी। 32 ऑल्टरनेटिंग करंट 1.5 मिली एम्पियर आरएमएस एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेगा दे रखा जी, फ्लोज थ्रू अ 10 किलो ओम रजिस्टर, flows through a 10 kilo ohm resistor and 0.50 microfarad capacitor in series. Calculate the value of RMS voltage across the capacitor. मतलब RMS वोल्टेज VRMS निकालनी है जी हमें। ठीक है जी, और इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट मतलब जेड भी निकालना है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया जी, बड़ा आसान सा है। 32 क्या क्या गिवन है जी, ऑल्टरनेटिंग करंट हमें गिवन है, ऑल्टरनेटिंग करंट आई आर एम एस 1.5 मिली एम्पियर। ठीक है जी, अमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड, 100 रेडियन पर सेकेंड फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर। आर हमारा कितना दे रखा है 10 किलो ओम, और हमारा कैपेसिटर कितना दे रखा है सी 0.50 माइक्रो फेरेड, माइक्रो फेरेड। ठीक है जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आरएमएस वोल्टेज वी आरएमएस निकालनी, पर पहले जेड निकालना पड़ेगा। जेड का फार्मूले के लिए पहले एक्सी निकालो। एक्सी क्या आएगा भाई, 1/मेगा सी, 1/100 इंटू सी कितना है भाई 0.50 इंटू 10⁻⁶। पॉइंट हटाइए, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 इंटू 10⁴ हो गया भाई, बाय 5 5 से 2, तो एक्सी कितना आ गया 2 इंटू 10⁴। आप इसको 20 इंटू 10⁻³ भी कह सकते हो। ये 10 इंटू 10⁻³ है जी। तो जेड क्या आ गया भाई, अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्सी का स्क्वायर। आर कितना है भाई 10 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। एक्सी कितना है 20 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। 10⁻³ बाहर चला गया, 100 प्लस 400 रूट 500, तो ये 10⁻⁵ रूट 5 इंटू 10⁻⁴ ओम। ठीक है जी, ये आ गया जी।
√5 इंटू 10 की पावर 4 ओम। जेड आ गया। वी आर एम एस क्या होता है जी? आई आर एम एस इंटू जेड, तो 1.5 √5 2.25 होता है वैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे जी बस, 2.23। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा जी। अक्रॉस कैपेसिटर पूछा उसने, क्रॉस टोटल नहीं पूछा था। क्रॉस कैपेसिटर में तो बस एक्सी निकाल के भी आ जाएगा। वी आर एम एस, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी, टोटल नहीं पूछा हुआ, कैपेसिटर का पूछा है, क्रॉस कैपेसिटर। तो वी आर एम एस कैपेसिटर के क्रॉस क्या हो जाएगा? आई आर एम एस इंटू एक्सी, आई आर एम एस इंटू एक्सी। बस अब 34 करेंगे जी, एनसीईआरटी वाला। देखो जी, एक एक्सरसाइज अब ये हो जाएगी जी आपके होमवर्क। हाँ, ये रहा 36 क्वेश्चन भी करेंगे जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने बोला ना, नया भी आया होगा, वो वैसे ही है जैसे वो 97 में आया हुआ, इसी टाइप का क्वेश्चन ये है। 2019 में भी आया हुआ है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि एक डिवाइस के साथ लगाया तो ये फेज है, दूसरे डिवाइस के साथ लगाया तो ये फेज आ रहा है, आइडेंटिफाई करो भाई कौन सा डिवाइस है। इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना, ये तीनों में भी आ जाता है, आर एल सी वाले में भी आ जाता है, आर एल सी वाले में भी आ जाता है। ठीक है जी। बाकी देखो जी, अब क्योंकि ज्यादातर बच्चों की फिर क्लास भी क्लैश कर रही थी, 11:30 अपना मंडे से मैं बता दूंगा टाइमिंग आ जाएगा, 11:30 to 1 रिवीजन क्लास, रिवीजन क्लास है भाई। ठीक है जी। हाँ, फिर अपना जिनकी केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री चले जाओ, मतलब 12:45 11 से है ना? 11:30 से। 11 कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि वहां 37 में भी एक दो नए बच्चे हैं भाई, उनको भी पढ़ाना होता है। चैप्टर में आ जाएगा कि हाँ, वो रिवीजन ही है। नहीं, फिर पता है कि बाद में सुबह वाला बैच लगा लेंगे ये शुरू। अब बाद में तो देखता हूँ मैं कि जैसे जैसे आपका सिलेबस हो जाएगा, अगर स्कूल वाले सुबह लगाना चाहें अपना सुबह लगा लो भाई। आप मुझे बता देना कि 3 बजे सीबीएसई करना है और सुबह जेई करना है, क्योंकि 11th रिवीजन शुरू हो जाएगी भाई। मुझे भी कहते हैं। हाँ, वो 11 बजे करनी है, वो एक टाइम आप फिक्स कर लेना भाई सारे, कि 3 बजे आपको +2 रिवीजन रहे करेगी, बाद में 11:30 से 12:30। पहले काम करते प्लस टू अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, वही अक्टूबर नवंबर से तो पहले, अभी इस मंथ तो सारा ही +2 है, सुबह भी +2 है, शाम भी +2। अभी सितंबर में भी ऐसे ही रहेगा, पेपर पेपर जब जिसको जो टाइम लगे भाई आके अपना काम करो, नंबर का टारगेट बनाओ कि 50 एक नंबर लाने हैं, ध्यान से भाई। आओ जी, 70 में से 50 तो आए। हाँ सर, काफी हाँ, एटलीस्ट है, होपफुली। होपफुली। 34 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, रजिस्टर 200 ओम, कैपेसिटर 15 माइक्रोफैरड connected in series, रजिस्टर 200 ओम, कैपेसिटर 15 माइक्रोफैरड connected in series with voltage 220 volt, frequency 50 hertz, frequency 50 hertz, AC सोर्स है, calculate the current in the circuit, calculate the current in the circuit। भाई पहले तो जेड निकालना पड़ेगा, वही सेम फंडा है, सबसे पहला फंडा क्या है भाई? जेड निकालना है। जेड निकालने के लिए आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, √r² प्लस एक्सी का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 6, ऊपर चलो जाएगी, माइनस था तो वो 6 ऊपर ले गए,
100 से 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है जी। 4000 10⁻⁴ पाई इंटू 15, 10⁻⁴ बाहर जा सकता है, 10⁻2 होके कॉमन, 4 + 1/15 इंटू 22 7 ऊपर चलो, कैलकुलेशन आपके वाले में, ठीक है जी। बाकी इसने पहले एक्सी निकाला, बुक वाले ने एक्सी निकाल के फिर जेड निकाला है जी, ठीक है जी। मैंने इस बार सीधा ही जेड में डाल दिया एक्सी की वैल्यू। जेड निकाल के करंट आ जाएगा भाई, जेड की वैल्यू आ रही है भाई इसमें 291.5 ओम, 291.5 ओम। जैसे इसमें ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रखा है लास्ट में, है तो वही पुराना क्वेश्चन टाइप, ठीक है जी। हाँ 34 में, हाँ। अब तो करंट निकालना, आई आर एम एस बोला था उसने, आई आर एम एस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस बाय जेड, 220/291.5 करंट आ जाएगा जी। फिर उसने अगले पार्ट में बोला जी, कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, मतलब रजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज निकालनी है जी। आई आर एम एस इंटू आर, वी आर एम एस, आई आर एम एस इंटू एक्सी, आई आर एम एस इंटू एक्स। हो जाएगा जी, कैलकुलेशंस आपके हाथ में भाई। लास्ट पार्ट क्या है, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स। अलजेब्रिक सम इन दोनों का बड़ा ही आएगा, अलजेब्रिक सम इन दोनों का क्या आएगा जी, बड़ा। आप निकाल लो जी पहले, वी आर एम एस कितना आ रहा है 151, सॉल्व करके रेजिस्टेंस के क्रॉस 151 आ रहा है और इंडक्टर के क्रॉस 160.3 आ रहा है, तो टोटल इन दोनों का सम करके कितना आ रहा है भाई, टोटल मतलब अलजेब्रिक सम क्या आ रहा है, 151 प्लस 160.3 कितना बन गया जी, 311.3। अलजेब्रिक सम तो इतना आ रहा है जी, ठीक है जी। वैसे वोल्टेज कितनी है भाई, 220। बेसिकली आपने इसमें लिखना है कि फेज डिफरेंस रहता है जी, वी आर और वी सी, वी एल को आप ऐसे सिंपल ऐड नहीं कर सकते, वी आर और वी एल सिंपल ऐड नहीं हो सकते। मैंने बताया ना, ये वेक्टर की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। इनको किससे ट्रीट किया जाता है जी, वेक्टर की तरह। तो नेट रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, रिजल्टेंट वोल्टेज आपको निकालनी है, तो आपने इसमें पैरा लिखना है जी, ये 311 आ गया पर 220 वोल्ट है हमारी अप्लाइड वोल्टेज, तो फेज डिफरेंस बिटवीन वी आर एंड वी एल कितना है भाई, या वी आर और वी सी कितना है जी, 90। फेज डिफरेंस कितना है भाई इनके बीच में, ये लिखा हुआ है जी, द टू वोल्टेजेस आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, या आप कह सकते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन वी आर एम एस, वी आर एंड वी सी इज 90 डिग्री। हैंस देयर रिजल्टेंट कैसे दिया जाएगा भाई, रिजल्टेंट कैसे दिया जाएगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी। समझ आ गया जी।
कोई डाउट इसमें? आओ जी नेक्स्ट आ जाओ 36। ठीक चल रही है स्पीड सिलेबस की, पर थोड़ा सा टेस्ट पे ध्यान दें, और ये जो दो टेस्ट है 1 to 5 और 1 to 7 अच्छी तरह तैयार करें। ठीक है जी। वो 1 to 5 है। हाँ 1 to 5। फिर संडे 1 to 7। हाँ अगले संडे 1 to 7, फिर एक टेस्ट और लूंगा भाई। है? 1 to 8 होगा ना फिर तो। हाँ 1 to 8 बनवा देंगे। तो उसमें थोड़ा गैप रहता है, एक संडे का गैप। हाँ मतलब वही एक संडे का गैप 30 तारीख को ले, बीच में एक 6-7 का टेस्ट भी दे, परसों ही 1 to 5, बीच में एक 6 और 7 चैप्टर का भी टेस्ट रहेगा, 6+7 बता देंगे। फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है भाई, थोड़े छोटे छोटे, वो मैं बताता हूँ आपको। हमारा 4th चैप्टर तक का तो ऑब्जेक्टिव का हो गया है ना, बस 6-7 की असाइनमेंट करा के 6-7 का भी लेते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है जी। और बस फिर अपना 7th का पहले लेंगे, 6th का बाद में। आधे घंटे का टेस्ट है, एक 26 क्वेश्चन वाला पड़ा है मेरे पास एसी का, वो हो गया। 36 बताओ जी करके। An AC circuit consists of a series combination. थर्टी फाइव 36 दोनों की फोटो भेज रहा हूँ जी मैं। आगे से फोटो इसके पास है। बेड बना उसकी। है? माधव को एलविन में है। हाँ जी, an AC circuit consists of a series combination of elements X and Y. Current is ahead of voltage by pi/4. X दे दिया, प्योर रेजिस्टेंस, फेज डिफरेंस दे दिया, नेम Y। करंट लीड कर रहा है तो भाई क्या होगा भाई? कैपेसिटर। वैसे तो चलो हम आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं, पर क्वेश्चन में क्या लिखा है? करंट लीड कर रहा है कितने से? pi/4 से। करंट जब लीड करता है तो वो कैपेसिटिव सर्किट हो जाता है, एक तरह से आरसी सर्किट। क्या हो जाता है जी? आरसी सर्किट। प्योर कैपेसिटर होता तो फेज डिफरेंस कितना होता? 90 का। अभी कितना है जी? pi/4 का। एंड कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है जी। और क्या पूछा है जी? इफ आरएमएस वोल्टेज इतना है, व्हाट विल हैपन इफ एसी सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय डीसी? वो भी बताइए। आओ जी, पहली बात, एक्स तो उसने बता दिया रजिस्टर है, pi/4 दे रखा है, कंडीशन क्या दे रखी है? करंट लीड्स बाय pi/4, लीड्स वोल्टेज बाय pi/4। करंट जब लीड कर रहा है तो सर्किट क्या रहता है जी? कैपेसिटिव सर्किट होता है जी। सर्किट क्या होता है जी? मूवी +1 वालों की आदत तो नहीं लग जाएगी पानी पीने की? वो तो 5 मिनट बैठते हैं फिर पानी। डिहाइड्रेशन गर्मी बहुत है। हाँ फिर डंडे भी पड़ते हैं बाहर जाके उनको। वो तो और गर्मी है। हाँ। हाँ जी, सर्किट बताना क्या जी? कैपेसिटिव है जी। अगर हम आगे बात करें इसमें, अच्छा पानी पीने जा रहे हैं? जय हो, जय हो। हाँ जी, अगला वोल्टेज दे रखिए VRMS।
141 वोल्ट। ठीक है जी। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आर की वैल्यू दे रखी है 100 ओम। cos फाइव से जेड निकाल सकता हूँ जी। cos फाइव का फार्मूला आर बाय जेड। तो cos पाई बाय 4 cos 45 आर बाय जेड 1 बाय √2 आर 100। जेड कितना आ गया 100 इंटू √2। जेड कितना आ गया 100 इंटू आई आर एम एस क्या होगा जी। वी आर एम एस बाय जेड। आई आर एम एस क्या हो जाएगा 141 बाय 100 इंटू √2 की वैल्यू 1.41। 20 से ये कट गया जी। 141 से 141 कट गया। आई आर एम एस क्या आ गया जी 1 एम्पियर। आई आर एम एस क्या आ गया जी 1 एम्पियर। अगर डीसी लगा दोगे तो भाई एक्सी तो भाई इन्फिनिटी होता है उसमें। तो कोई करंट पास नहीं करेगा। लास्ट जो पार्ट है, अगर डीसी ने एसी को रिप्लेस कर दिया, डीसी ने एसी को रिप्लेस कर दिया, तो फॉर डीसी एक्सी क्या होता है भाई इन्फिनिटी। तो करंट कोई भी पास नहीं होगा। समझ आ गया जी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ने जी अच्छी तरह से ध्यान से। अब जैसे कंसेप्ट है जी, अब डीसी एकदम से आ जाए, डीसी लगा दिए जी, तो आपको पता होना चाहिए। इंडक्टर के साथ भी था डीसी वाला, उसमें एक्सएल 0 हो जाता है तो रेजिस्टेंस ही आ जाता है, मतलब वोल्टेज सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस होती है उसमें। ठीक है जी। आओ जी आरएलसी। अब नेक्स्ट क्लास में आरएलसी के न्यूमेरिकल रहेंगे। बाकी कोशिश रहेगी कि सर पी बाई क्यू दे देंगे, तो पहले ईएमआई एसी के आज प्रिंट आउट रह गए आपके। मैं फाइल भेजता हूँ जी, आज आपको भी भेज ही देता हूँ। पहले 3 चैप्टर के पी बाई क्यू भेज रहा हूँ जी। ये फर्स्ट चैप्टर के भेजू सिर्फ, तीनों के साथ ही भेज दूँ। तो सर प्लीज। प्रिंटेड भी आपको मंडे तक मैं प्रोवाइड करता हूँ जी। मैं सोचा था एक साथ ये सब भी नहीं करते प्रिंटेड प्रोवाइड। फिर क्या हुआ। फिर भी जिस हिसाब से सर कमा रहे हैं तो कर देना चाहिए ना। क्या हो गया। नहीं सर खुद ही एंड्रॉइड ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हाँ जी। मंडे को आप पहले चैप्टर के डाउट्स वैसे तो तीनों कर लेने चाहिए जी। अब संडे को टेस्ट है तो ठीक है जी, प्रैक्टिस के लिए। पर पहली वाले के डाउट्स ले लेंगे मंडे को, या तो आरएलसी खत्म करेंगे पहले और ईएम वेव, और वेडनेसडे से डाउट शुरू करेंगे पीवाई। पहले चैप्टर की 14 जी, दूसरे के 12 हैं कुछ। ठीक है जी, 5 साल के हैं जो माधव जी ने भेजे थे। 5 साल 14। मतलब पहला दूसरा चैप्टर एक साथ आता ना, मतलब 26 क्वेश्चन हो गए पहले 2 चैप्टर की। हैं? 4 ही भेज दिए और भेज दिए 4-5 अलग अलग सिटीज के। बाहर और सिटीज के भी निकाल के भेज दो। क्वेश्चन तो अलग स्टेट में अलग आ जाता है ना, फिर वो हमारे तो काम का आ जाएगा, फिर वो आपके ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है जी, वो फिर मैं अगले महीने बनवा दूंगा उसकी। ठीक है जी। पी वाई की उसको जितने करोगे उतना बेटर हो जाएगा आपका सारा काम। आओ जी, वाटलेस करंट लास्ट हमने पढ़ना है अब। पावर फैक्टर हो गया था। अगला टॉपिक देखो जी, वाटलेस करंट। देखो जी टॉपिक, हाँ वाटलेस करंट।
current in an AC circuit, current in an AC circuit, current in an AC circuit is said to be wattless, is said to be wattless if the average power consumed, if the average power consumed in the circuit is zero. If the average power consumed in the circuit is zero. ठीक है जी. Said to be wattless if the average power consumed is in the circuit is zero. Average power consumed in the circuit is zero. देखो जी, सपोज ये मेरा आई आर एम एस करंट जा रहा है, आई आर एम एस करंट जा रहा है जी, और ये फाई एंगल बना रहा है ई आर एम एस के साथ या बी आर एम एस के साथ. तो इसमें आई आर एम एस कॉस फाई हो जाएगा, आई आर एम एस साइन फाई हो जाएगा, ये आई आर एम एस साइन फाई एंगल ये क्या है भाई 90. अब दो कंपोनेंट है करंट के, एक तो पैरेलल जा रहा है भाई, एक क्या जा रहा है जी परपेंडिकुलर. एक पैरेलल कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. पैरेलल कंपोनेंट में हाँ जी, पैरेलल कंपोनेंट में क्या रहेगा जी पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई कॉस जीरो. पैरेलल कंपोनेंट के लिए कॉस जीरो हो गया भाई, तो पावर आ गई जी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, आई आर एम एस कॉस फाइव. दूसरा जी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ये करंट मान लिया एक ही. फार्मूला तो वैसे क्या है आई आर एम एस वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव होता है वैसे पावर का फार्मूला, पर यहां एक इसको पूरा करंट ही मान लिया तो इसके लिए एंगल जीरो है. ठीक है जी, लास्ट क्लास में पावर का फार्मूला कराया था वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव होता है. ठीक है जी, इस केस में फाइव जीरो मान लिया एक तरह से पैरेलल कंपोनेंट करंट का. अब करंट का एक कंपोनेंट क्या है जी परपेंडिकुलर भी जा रहा है, इसके लिए क्या आ जाएगा cos 90, तो पावर इसके लिए क्या हो जाएगी जीरो. तो इस वाले करंट को क्या कह सकता हूं जी वॉटलेस, मतलब ऐसा करंट जिसके लिए कोई पावर खर्च नहीं करनी. ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या होगा जी वाटलेस हो गए. वो वॉटलेस हो जाएगा. पावर एवरेज क्या आ जाएगी ये हाँ जीरो आ जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाइव कॉस 90 क्या हो जाएगा जीरो. जीरो. तो पावर एवरेज भी क्या हो जाएगी भाई पावर एवरेज भी क्या हो जाएगी जी
करना जी। तो IRMS sin phi is watt less current। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी। प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में भी जो करंट जाता है उसमें भी कोई पावर खर्च नहीं होती। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के लिए पावर कितनी होती जी? 0। क्योंकि वहां फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2। उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है वोल्टेज और करंट के बीच में? π/2। लास्ट क्लास में कराया था जी, पावर 0 होती है प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के लिए। तो मतलब जो उनमें से भी करंट पास करता है वो भी क्या होता है भाई? वॉट लेस करंट। वॉट लेस करंट। लिखो जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ प्योर इंडक्टर। दो बातें याद रखना जी। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है। कई बार पूछ ले जी भाई इंडक्टर में किस टाइप की एनर्जी स्टोर होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो मैग्नेटिक नेचर में। नेचर क्या है उसकी? मैग्नेटिक। stored in a pure conductor। हाँ, प्योर कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ प्योर इंडक्टर, अभी तो डेरिवेशन तो हम इसकी निकालने वाले हैं, इंडक्टर। और जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, साइड में नोट लिख लो, ऊपर लिखना है ऊपर लिख लो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर इज मैग्नेटिक एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर इज मैग्नेटिक। कैपेसिटर में Magnetic या mechanical? मैग्नेटिक भाई। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक होती है और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक नेचर की होती है। ठीक है जी। आगे चल के चैप्टर आने वाला ना ईएम वेव, होता ही कुछ इसके अंदर। अच्छा ये पहले की है। हाँ, पहले चैप्टर में 14 है जी, 4 ही पेपर है, फिर मेरे को तो लगा 5 थे। ठीक है जी। अभी और भी बनवा दूंगा मैं धीरे धीरे, आपको पूरा एक बुकलेट सी बन जाएगी ये PYQs। ध्यान से अगर इन PYQs को ही कर लिया गया तो काम बहुत अच्छी से तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैं कह रहा था कि हाँ पहले तक सिर्फ NCERT की वैल्यू कर लो। हाँ, SL की भी PYQ करनी पड़ेगी जो CBSE इसमें लिखा हुआ है। टाइम चल। आओ जी। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हम पहले ड्राइव करेंगे, फिर हमारा ईएम वेव चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आज। कल वैसे उनको तो करा दूंगा मैं पूरा चैप्टर 8, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। पूरा चैप्टर एक ही क्लास में डाल दो। उनका भाई पेपर है 2 बच्चों को 18 तारीख को, ये कराना ही है कल खत्म। सिलेबस हमारा टाइम पे चल रहा है वैसे, बिल्कुल नेक टू नेक है अपना। 15 दिन लगभग आपको रिवीजन के लिए भी मिल गए हैं पहली बुक के। हाँ, ये है कि अब जो अच्छी रिवीजन कर लेगा, पढ़ना पड़ेगा पर 15 दिन अब जोर दबा के, मतलब डेरिवेशन लिखनी, सारा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल सब। ज्यादा इधर उधर सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 काम है अपना डेरिवेशन याद करो, फार्मूला लिस्ट बनाओ। ठीक है जी। दूसरा काम क्या है जी, जो 2 नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एक एक नंबर पे बाद में देखेंगे। 2 नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिनमें CBSE लिखा हुआ है वो करो। बैक एक्सरसाइज करो NCERT। फिर ये जो PYQ भेज रहा हूँ कंप्लीट। हाँ, बीच में जो SL में NCERT क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो करो। वो अगर बस यही काम है, बस और ज्यादा काम नहीं है। डेरिवेशन फार्मूला लिस्ट, साथ के साथ जो डेरिवेशन कर रहे हो उसके NCERT के क्वेश्चन साथ के साथ ही निपटाते जाओ। फिर अपना 2 नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन SL से पढ़ो, जिनमें CBSE लिखा हो सारे रगड़ डालो। फिर NCERT बैक एक्सरसाइज, फिर PYQ जो भेज रहे हैं पहले वो कर लो, बस उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप ना मतलब छाट छाट के भेज देना और फिर बैठ के ज्यादा मत भेजना। हाँ सर। PYQ भेज तो ये 14 ही तो कुछ। हाँ बस मतलब इतने 15 20 हाँ, मतलब इतने ही भेजना। प्रैक्टिस के लिए हो तो भाई, मतलब इतने मत भेज। वो तो एक
जैसे 25-26 तक जाएंगे नहीं ज्यादा से ज्यादा। और फोर्थ फिफ्थ तो कंबाइन आएगा, उसमें भी 25-26 क्वेश्चन होंगे, सिक्स सेवन्थ में भी कंबाइंड आएगा। ठीक है जी। मतलब ये लगा लो जी, हद मार के 100 क्वेश्चन होंगे ये तो ये शॉर्ट सारी दो फर्स्ट बुक। शॉर्ट आंसर करने, है ना, दो वेरी शॉर्ट नहीं करने अभी। यही। वेरी शॉर्ट में ज्यादा क्वेश्चन है, फिर टाइम लगेगा। वो या तो पेपर से पहले पढ़ जाना, 2-3 दिन पहले ही शुरू करना उनको, पढ़ के जाओगे तो बेटर होगे। ठीक है जी। पहले ये काम कर लो, फिर ऑब्जेक्टिव का फिर लास्ट में देखते रहेंगे क्या है। पहले 16-24 नंबर है ऑब्जेक्टिव के, पहले बाकी सारी चीजें तैयार करो। ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाएगा अगर आपने थ्योरी थोड़ी ढंग से पढ़ी है। 16 तो भाई, 12 तो एमसीक्यू आएंगे, 4 सेशन रीजन होंगे, 16 और 8 नंबर की केस स्टडी। कई बार 4 नंबर वाली केस स्टडी सब्जेक्टिव भी होती है, एक एक ऑब्जेक्टिव भी होती है, ऐसे भी हो जाता है। ठीक है जी। ये पैटर्न अगर आपने अपना लिया तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, प्योर इंडक्टर अगर है मेरा एल, एसी सोर्स मैंने लगा रखा है जी। क्या लगा रखा है जी? एसी सोर्स। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा जी? बैक ईएमएफ। एसी सोर्स है मेरा, V इक्वल टू V नॉट साइन नेगेटिव भी कह सकते हो जी। हाँ जी, जब एसी सोर्स इस पे लगेगा तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसमें। बैक ईएमएफ का फार्मूला E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई, माइनस एल डी आई बाई, बैक ईएमएफ कब लगेगा? बेसिकली कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट जाता है इंडक्टर में, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका एक नाम है बैक ईएमएफ। उसका एक नाम क्या है जी? बैक ईएमएफ। लिखो जी कहानी थोड़ी सी। व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ alternating voltage, alternating voltage, current in it changes, current in it, current flowing through it changes, current flowing through it changes, and back EMF is induced, and back EMF is induced in the inductor. And back EMF is induced in an inductor which opposes the change in current, which opposes the change in current. To maintain the current in the circuit, to maintain the current in the circuit, applied voltage, applied voltage should be equal and opposite to, should be equal and opposite to the back EMF, should be equal and applied voltage क्या होनी चाहिए? माइनस ऑफ माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो V क्या आ गया? एल डी आई बाई, ठीक है जी। पावर क्या होता है जी? वी आई। पावर का फार्मूला डी डब्ल्यू बाई डी टी। वी की वैल्यू डाल दूंगी। वी की वैल्यू क्या है जी? एल आई डी आई बाई डी टी। डी टी से डी टी कैंसल। टोटल वर्क डन ही स्टोर होगा एनर्जी की फॉर्म में, तो टोटल वर्क डन निकाल लो जी।
करंट 0 to I हम कर रहे हैं जी, 1 की इंटीग्रेशन W आ गया जी, Li² by 2 लिमिट्स 0 to I। ठीक है जी। W क्या आ जाएगा जी, हाफ Li²। यही वर्क डन किसमें स्टोर हो जाएगा जी, एज एनर्जी हाफ Li। डन है जी, चले आगे, कोई डाउट? PYQ की पूरी प्रॉपर नोटबुक बना लेना भाई, बार बार ये काम नहीं होंगे जो मैंने आपको लिख दिया। डेरिवेशन प्रॉपर लिखी होनी चाहिए, फार्मूला लिस्ट बनी होनी चाहिए, क्योंकि नवंबर से फिर वही रिवीजन शुरू करनी है हमने। बार बार वो चीजें रिवाइज करेंगे तभी याद होगी अच्छी तरह से। हाँ, जिनका जेई का टारगेट है भाई स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आओ जी। एल का फार्मूला समझ जी, व्हाट इज एल, यहां मैंने लिख तो दिया, एल है क्या? ले लो हाँ बिल्कुल। मैं तो एक पॉइंट करता हूँ। हाँ सही जा रहा है। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल देते हैं। इसका फार्मूला क्या है आदित्य भाई, 6वें चैप्टर में पढ़ाया था एल का, है? ज्ञान माधव तो छुट्टी पे था ना 6वें चैप्टर में। हाँ भाई, अपना तो तैयार था चैप्टर, टेस्ट ही नहीं दे पाए। ना उसके बाद में पता चला हाँ भाई, हम्म एल का फार्मूला हम्म। है। हाँ वो भी होता है। हाँ जी, सोलेनॉइड के लिए एल का फार्मूला μ0 n² A/L, यही होता है भाई। B इज इक्वल टू μ0 ni होता है जी सोलिनॉइड के लिए, μ0 ni/L। तो I की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, BL/μ0n, BL/μ0n। U क्या आ जाएगा, हाफ L क्या होगा, μ0 n² A/L। I क्या होगा जी, B²L², μ0 n² से n² कट गया, एक L से एक L कैंसिल हो गया, एक μ0 से μ0 कैंसिल, हाफ B² by μ0 AL। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी क्या रहेगी जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, हाफ B²μ0। हाफ B²μ0।
इलेक्ट्रिक में एनर्जी का फार्मूला कैपेसिटर में क्या रहता था जी? हाफ कैपिटल यू का हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है जी। कैपेसिटर में ईएम वेव चैप्टर में काम आने वाला है भाई, दोनों ही फार्मूले। धन्य जी चले आगे जी। कैपेसिटर का ये अलग से लिख लेना भाई। एलसी ऑसिलेशन आपने करना है जी, घर से आपका होमवर्क है, पढ़ के रखना है इसको। अब वैसे कुछ आता नहीं है एलसी ऑसिलेशन पे, तो फिर भी रीड कर लेना भाई। खत्म कर पास हाँ जी, 7 चैप्टर खत्म। में ठीक है चीज की ईएम वेव नहीं करने का बुला देते हैं। तो वैसे करा देते हैं, 15 मिनट की रिकॉर्डिंग कर देंगे अलग से उसकी।